नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार, बढ़िया सी, मजेदार और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं? देखो, हम ना चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, पर हम उसे रिवाइज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। हम ये समझने वाले हैं कि एग्जाम के अंदर चैप्टर 1 से किस किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे अब आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें पूछे जा सकते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछ लिए थे। यानी हम इस पूरा जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आपसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में से पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को भी हम अपनी इस क्लास में, इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसके बारे में आपको नहीं पता है, आप नहीं समझते हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ करके आना है। हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से लिख कर आना है। कुछ उसमें कीवर्ड्स है तो उसे आपको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। अगर आपके पास समय बचता है, मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि आप क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करो उसके बाद आप उसे एक बार देख पाओ कि आपने वो क्वेश्चन ठीक से लिखा है या नहीं। अगर आपको डायग्राम बनाने आते हैं तो डायग्राम जरूर बना करके आइए। और अगर आपको डायग्राम के अंदर उनका जो वो लेबलिंग है, यानी आपको ये पता है कि इस डायग्राम में इस पर्टिकुलर पार्ट को हम ये बोलते हैं, अगर आपने ये कर दिया तो सोने पे सुहागा वाली बात यहाँ पर हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल अपनी कमर कस लो, अपने अस्त्र और शस्त्र को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, अटेंटिव मोड में आ जाओ, ताकि आप इस पूरे चैप्टर को एक ही बार में कवर कर लो, आपको कुछ और पढ़ना नहीं पड़े। तो समझते हैं कि फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर क्या है? वो आपका रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरणों पर बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों, पहले फटाफट से समझ लो कि इस चैप्टर का मतलब क्या क्या है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होती है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। इसके बाद अभिक्रियाओं के प्रकार यहाँ पर आ गए थे, तो बहुत सारे प्रकार थे, जैसे संयोजन, वियोजन, विस्थापन, आपका विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और आपका जो अपचयन अभिक्रिया वो भी इसमें पूछी गई है। उसके बाद क्या पूछा है? संक्षारण आपसे पूछा है, विकृत गंधिता आपसे पूछा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता ही आता है वो आपसे पूछा गया है कि जो आपकी रासायनिक समीकरण है इसे आप संतुलित कैसे करते हो। तो ये तो था कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। अब हम शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आप चाहो वीडियो को पॉज कर सकते हो, अपना आंसर लिखने की कोशिश करना। मार्क्स साइड में दिए हुए हैं, अपने आप का सेल्फ असेसमेंट आप यहां पर कर सकते हो। इस पूरे लेक्चर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से आपको कितनी चीजें आती हैं और कितनी चीजें आपको पढ़नी है। तो जो आती है उनमें नंबर दे देना, जो नहीं आती है उसे साथ के साथ सीख लेना, कल पर कुछ छोड़ना मत, क्योंकि कल पर छोड़ने जितना टाइम हमारे पास नहीं है। तो अगर आप रेडी है तो शुरू करें अपना इस चैप्टर को। चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को और समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से टाइप के आएंगे। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, हमारे पास दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न है, हमारे पास वेरी शॉर्ट है, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा और साथ ही साथ कौन से टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान से समझ लेना। एक क्वेश्चन आएगा, एक मार्क का आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब MCQs, ठीक है। दूसरा आ गया आपका फिर से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन आएगा और मार्क हो जाएंगे यहाँ पर 2, और टाइप होगा शॉर्ट। क्लियर है बात यहाँ पर? फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा लेकिन अब मार्क हो जाएंगे 3, और आपका जो टाइप है वो हो जाएगा लॉन्ग। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में से क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं और एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछ लिया है 2022 के अंदर। तो मैंने आपसे कहा था कि हम PYQ भी साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे कि दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली जो गैस X है, आपको
इसको पहचानना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। सिंपल लॉजिक है, दानेदार जस्ता यहाँ पर दिया हुआ है आपको, तो दानेदार जस्ते का मतलब हो गया कि मैंने यहाँ पर जिंक लिख लिया है। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। क्लियर हो गई होगी यहाँ तक बात। जब आपका जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो जिंक है ना, इसको प्रतिस्थापित करके इसकी जगह आ जाएगा, और जब ऐसा होगा तो ये क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा, जिसे आप जिंक सल्फेट कहते हो। अब जो गैस यहां से निकल रही है वो गैस है आपकी H2 गैस। कौन सी गैस है, H2 गैस है। जब H2 गैस यहां से निष्कासित होती है तो फिर यहां पर एक साउंड आता है, उस साउंड को आप क्या कहते हो, फटफट की ध्वनि या फिर पॉप साउंड आप कहते हो। क्या कहते हो यहां पर इसको, आप इसको कहते हो फट फट की ध्वनि, और क्या कहते हो बेटा जी, आप इसे पॉप साउंड कहते हो इंग्लिश में। तो जो आंसर यहाँ पर सही होगा वो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वो आंसर यहाँ पर कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था। अब इस क्वेश्चन को वो किसी भी फॉर्मेट में पूछे, आपसे पूछ सकता है कि जिंक जब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, नाम बताओ। आप H2 गैस लिख करके आ जाओगे। जब आपका धातु आपके अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, आप लिख कर आ जाओगे H2। जब आपका जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करता है कौन सी गैस निकलती है, H2, आप लिख कर आ जाओगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2024 के अंदर। कब पूछा है, 2024 में पूछा है। 1 मार्क का क्वेश्चन है। Fe प्लस H2O, Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण आपको लिखनी है, और उस संतुलित समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो Fe है इसका गुणांक क्या है। आप इसे संतुलित करेंगे तो इसका गुणांक यहाँ पर क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर बहुत ध्यान से समझो, ये जो दोनों चीजें लिखी हुई हैं, ये एरो है, एरो के इधर लिखी हुई है, आप इसे अभिकारक कहते हो, रिएक्टेंट कहते हो। क्या कहते हो, रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करेंगे। और एरो के इस तरफ लिखी हुई है तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अब एक नियम हमको पता है, हमको क्या नियम पता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको पता है, और वो नियम हमसे ये कहता है कि द्रव्यमान को ना ही आप सृजन कर सकते हो, ना ही आप उसका विनाश कर सकते हो, इतनी पावर आप में नहीं है। इतनी बात क्लियर है ना। अब इस नियम का पालन हर समीकरण को करना पड़ेगा। अब जब करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा कि उत्पाद में जो आपके पास एलिमेंट्स दिए हैं उनकी जो संख्या है वो आपके जो अभिकारक हैं उनकी संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करें जिसका प्रतीक चिन्ह Fe होता है, तो अगर आप Fe को लोगे तो आपको यहाँ पर 1 दिखाई देगा, लेकिन आप जब यहाँ पर जाओगे तो आपको Fe3 दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे, 3 दिखाई देंगे। और आपको इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब संतुलित करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए, तो आंसर में क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है, इतना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा जाए। ठीक है जी, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अपने दिमाग को एकदम से तैयार कर लो एग्जाम के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। 2023 का ये क्वेश्चन है, ये पूछ चुके हैं 1 मार्क के अंदर। ऑप्शंस आपको दिए हैं, अपचयन, संक्षारण, विकृत गंधिता और द्विविस्थापन। अब समझते हैं सबसे पहले कि वातावरण है, वातावरण में आपके पास चांदी है, उस चांदी पर कौन सी परत चढ़ गई है भाई, काली परत चढ़ गई है। और जब ऐसा होता है तो ये जो क्रिया हो रही है ये आपके संक्षारण के अंतर्गत आती है, तो आंसर आपका संक्षारण हो जाएगा। अब इसके और एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे पहला तो आप समझ ही गए हैं, अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर, तो जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, संक्षारण का एग्जाम्पल है। तांबा जो होता है ना, तांबा, तांबे की वस्तु पर, तांबे की वस्तु पर हरी परत का चढ़ना, हरी परत का
चढ़ना किस चीज का एग्जाम्पल है? वो भी एग्जाम्पल है आपके संचारण का। संचारण का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी वस्तु है, जो भी धातु है, वो वहां की वातावरण, आर्द्रता, नमी, इन सब के संपर्क में आकर के क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है, धीरे धीरे खराब होने लगती है। क्लियर है इतना लॉजिक? अब समझो बहुत ध्यान से कि विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत है जिसकी गंध, इसको तोड़ लोगे अगर तो विकृत यानी खराब है जिसकी गंध, गंध मतलब स्मेल, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो कि कैसे हो गए हैं? खराब हो गए हैं, उनकी गंध खराब हो गई है, गंध में परिवर्तन हो गया है, स्वाद में परिवर्तन हो गया है, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो एग्जाम्पल होता है विकृत गंधिता का। तो आपको याद है चिप्स के पैकेट के अंदर चिप्स बहुत कम होते हैं, बहुत सारी हम हवा भर देते हैं। उसका लॉजिक ये है कि चिप्स जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए, जिससे कि उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे तो हम क्या करते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते हैं। वो भी किसके लिए है? विकृत गंधिता का एक एग्जाम्पल है। समझ गए बात कि विकृत गंधिता से आप चीजों को कैसे बचा सकते हो? तो एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हो जहां पर हवा उपस्थित नहीं हो। द्विविस्थापन का क्या मतलब है? द्विविस्थापन का मतलब होता है दो बार विस्थापन यहां पर हो जाए, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन की अगर हम बात करें तो अपचयन का मतलब होता है आपकी रिडक्शन रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगी। तो वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की जो प्रक्रिया है बच्चे, वो आपका आंसर क्या कहलाएगा? संचारण। और आई होप आपको अब ये सारे ऑप्शंस भी क्लियर होंगे और इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी क्लियर होगा। देखो एक क्वेश्चन का अगर हम एक आंसर पढ़ते, बात एक है, ठीक है, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर हमने क्या किया? हमने इस क्वेश्चन के साथ इन चारों कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया, तो चार नए क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए। तो कॉन्फिडेंस बना करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या पूछा है? जिंक की बात कर रहे हैं, Zn इसका प्रतीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहे हैं, इसका मतलब यहां पर H2SO4 हो गया है। कि मध्य अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये अभी अभी आपसे पूछा था डायग्राम दिखा करके, अब आपको डायग्राम नहीं दिखाया, डायरेक्ट पूछ लिया है। 2025 का क्वेश्चन है, पिछले साल ही पूछा गया था अपने से। तो भाई H2 जो है वो इसका आंसर है। तो देख लो, समझ में आ गया कौन सी कॉन्सेप्ट अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3, एल्यूमिनियम दिया हुआ है, Al2O3 बन रहा है, Fe यहां से बाहर निकल रही है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत ध्यान से समझो क्या हो रहा है। Fe के साथ इस समय कौन है? Fe के साथ इस समय ऑक्सीजन है। Fe के साथ इस समय कौन है? ऑक्सीजन है। अब यहां पर एल्यूमिनियम अकेली बैठी हुई है, इसके साथ कोई नहीं है। एल्यूमिनियम अकेली है, इसके साथ कोई नहीं है। अब यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इस एल्यूमिनियम के पास चली गई है और आयरन यहां अकेला रह गया है। बताओ ये संयोजन का एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन का है, वियोजन का है, या फिर विस्थापन का है? जल्दी से बता दो। देखो संयोजन में क्या होता है? संयोजन में दो लोग मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। वियोजन के अंदर क्या होता है? आपका एक होता है, जिससे यानी रिएजेंट एक होता है और आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो छोटे छोटे सरल उत्पाद आपको यहाँ पर मिलते हैं। द्विविस्थापन का मतलब हो जाता है कि आपके पास जो आयन्स है वो परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन विस्थापन में क्या होता है? आपका जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, अत्यधिक क्रियाशील तत्व, क्या करता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया है और खुद उसकी जगह पर आ गया है। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ये कौन है? ये टाइप ऑफ आपकी केमिकल रिएक्शंस है कि संयोजन अभिक्रिया होती है, द्विविस्थापन होती है, वियोजन होती है और विस्थापन अभिक्रिया होती है। समझ गए बात? यहां नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लोह चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण का मतलब हो गया है भाई, यहां पर लोहे की बात कर रहे हैं जो कि आपकी धातु है। क्या है? धातु है। क्या डाल रहे हो? तनु HCl डाल रहे हो, इसका मतलब आप अम्ल डाल रहे हो। धातु की जब अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, हम ये बात जानते हैं। कहां लिखी है? ऑप्शन में, फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में लिखी है। क्लियर है बात यहां पर?
जब ऐसा होता है तो FeCl2 आपके पास बनेगा। इस रिएक्शन को कर लो, यहाँ पर Fe होगा, यहाँ पर HCl होगा। जब आप इसे बनाओगे तो यहाँ पर FeCl2 बनेगा और आपकी H2 गैस जो है वो निष्कासित होगी। तो यहाँ पर जब अपन इसे संतुलित करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट आगे चले बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कौन सी गैस जो है वो मुक्त होती है? तो आप सभी जानते हो CO2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बुझे चूने का सूत्र क्या है? दो तरीके के चूने होते हैं, बुझा हुआ चूना और एक बिना बुझा हुआ चूना। तो देखो, बुझा हुआ चूना पूछा जा रहा है, बिना बुझा हुआ जिसके अंदर क्या होगा, पानी नहीं होगा। देखो बिना बुझा हुआ है, अब आपने क्या करा, पानी डाल दिया तो बुझ जाएगा चूना, इसका मतलब उसमें पानी होगा। तो कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस इसको पढ़ते हैं। ये आपका बुझा हुआ चूना है और ये कौन सा है? ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है भाई। क्लियर है बात यहाँ पर? ओके, बिना बुझा हुआ चूना जो है वो यहाँ पर ये है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं? FeSO4 है, आपने क्या करी, हीट दी है, आपको Fe2O3 मिला है, SO2 गैस निकली है, SO3 गैस निकली है, दोनों ही गैसें विषैली होती हैं। ये पूछ रहे हैं निम्न अभिक्रिया है। देखो अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास कितने अभिकारक हैं? ये आपका रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कितना है? अभिकारक। ठीक है, कितने हैं यहाँ पर अभिकारक? अभिकारक आपके पास एक है, लेकिन प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एक, फिर एक और फिर एक, टोटल 3 प्रोडक्ट्स है। और ऐसा कब होता है? जब एक अभिकारक छोटे छोटे सरल उत्पादों में टूटता है। आप उसे क्या कहते हो? वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हो? वियोजन अभिक्रिया। हम अगर बात करें तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा जी? बोलो मेरे साथ, संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि आपके पास अभिकारक क्या होंगे? ज्यादा हो जाएंगे, है ना, वो मिलकर के आपको एक उत्पाद देंगे। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ? वो आपकी संयोजन अभिक्रिया होती है। ओके जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो याद रह जाएगी बात यहाँ पर। चलो बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो मैंने लिखा MgO2, यहाँ पर बन गया है MgO। ओके, क्या बन गया यहाँ पर? MgO बन गया है। जब हमने इसे बनाया तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया, जहां अभिकारक की नंबर ज्यादा होगी लेकिन उत्पाद की नंबर सिंगल होगी, एक होगी। विस्थापन अभिक्रिया, अभी हमने देखा कि जो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो क्या करेगा? जो कम एक्टिव है, कम रिएक्टिव है, उसको प्रतिस्थापित कर देगा उसकी जगह से और खुद उसकी जगह आ जाएगा। वियोजन की अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभिकारक एक होगा और वो छोटे छोटे सरल उत्पादों में टूट जाएगा, तो क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि आपका अपचयन और उपचयन, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग हो जाना या फिर हाइड्रोजन का चले जाना। अब ये जो दोनों चीजें हैं, यानी कि आपका उपचयन और अपचयन जब एक साथ एक रिएक्शन में होते हैं, वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हम करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग। किसका करते हो बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड का करते हो, याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है? दो वर्ड्स है मेरे पास, यही समझ लो। एक मेरे पास होता है उपचयन, उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीकरण, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हो? ऑक्सीडेशन कहते हो। यानी इसका मतलब होता है आपके पास O2 यानी ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा यहाँ पर? योग हो जाएगा, या फिर H2 का निष्कासन यहाँ पर होगा। क्या होगा? H2 का
निष्कासन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट है आपके उपचयन के रेस्पेक्ट में। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, अपचयन के बारे में, तो देखो अपचयन में क्या होता है, यहीं पर ही देख लो ध्यान से। अपचयन, अपचयन को इंग्लिश में कहते हो रिडक्शन। क्या कहते हो, रिडक्शन। अब देखो अपचयन में क्या हो जाएगा, अपचयन में इसका उल्टा हो जाएगा, H2 का योग यहां पर हो जाएगा, या फिर आपका O2 का निष्कासन होगा। क्या होगा, O2 का निष्कासन यहां पर होगा। इतनी बात क्लियर है। ये अपने से पूछ रहे हैं कि किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन में अपने को देखना है या तो हाइड्रोजन जुड़ रही हो या फिर ऑक्सीजन निकल रही हो। क्लियर है। देखो CuO अभी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो ये कैसे मोड में है, ऐसे याद कर लो, ये हैप्पी मोड में है। लेकिन हाइड्रोजन तो अकेला बैठा है, इसके साथ कोई भी नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये सैड हो जाएगा, है ना। अब ऑक्सीजन ने देखा कि हाइड्रोजन सैड हो रहा है, उसके पास तो कोई भी नहीं है, तो ऑक्सीजन ने कहा कि मैं हाइड्रोजन के पास जाऊंगी। मैं किसके पास जाऊंगी, हाइड्रोजन के पास जाऊंगी। जब ये हाइड्रोजन के पास चली गई, तो आप यहां देख रहे हो ऑक्सीजन यहां पे जुड़ गई। जैसे ही जुड़ी तो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, हाइड्रोजन हैप्पी हो जाएगा, लेकिन कॉपर के पास से चली गई है तो कॉपर सैड हो जाएगा। अब अपचयन का मतलब, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का निष्कासन, जो कि कहां से हुआ, जो कि बताओ CuO में से ही तो ऑक्सीजन गया ना भाई। देखो यहां से तो जा ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास है ही नहीं, इसके पास तो जुड़ा है, इसके पास तो जुड़ा है। H2 के पास दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, यहां आकर के तो जुड़ा है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा CuO। आंसर क्या बनेगा, CuO। इस रिएक्शन के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हो रही हैं, देखो यहां से यहां पर अगर ये गया ना, यहां से यहां, इसको मैं यहां पर लिख दूं क्या, देखो CuO प्लस H2 हमने इस पे हीट कर दी है, हमें मिला है Cu और आपको मिला है H2O। तो हम जब यहां से यहां पर गए तो यहां पर क्या हो गया है, अपचयन। क्या हो गया है, अपचयन। लेकिन आप यहां से यहां अगर जाओगे तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और ये किसका एग्जाम्पल बन गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया का। अगर एग्जाम में पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, और जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर देगा। एक और प्रश्न समझ लो, ये जो CuO होता है ना, ये जो CuO होता है, ये कैसा होता है, कॉपर पर काली जब परत चढ़ जाती है ना, तो जब यानी काली परत चढ़ना यानी ऑक्सीजन से क्रिया होना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैकिश दिखता है, पर ये कैसा दिखता है, ये आपको भूरा दिखता है, ब्राउन। ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हमने समझ ली है। हमने अपचयन अभिक्रिया समझी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझी, हमने रेडॉक्स रिएक्शन समझी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन कैसा होता है, हम जानते हैं ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चिप्स का उपचयन होने से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, चिप्स की थैली में गैस भरते हो। अभी भी मैंने एग्जांपल दिया जब मैं विकृत गंधिता के बारे में बात कर रही थी, तो आंसर विल बी नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है बेटा, नाइट्रोजन गैस है। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 14, संक्षारण है। एग्जाम्पल्स मैंने जब संक्षारण समझाए वही दिए थे। देखो ऑप्शन ए में लोहे पर जंग लगना है, वेरी गुड। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना है, वेरी गुड। तांबे पर हरी परत चढ़ना है, वेरी गुड। उपरोक्त सभी, तो आंसर विल बी डी। क्या होगा, आंसर डी हो जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके कॉन्सेप्ट हैं। आगे चले, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। कौन बढ़ाता है अभिक्रिया के वेग को, ऑक्सीकारक बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक बढ़ाते हैं, अपचायक बढ़ाते हैं, और कोई नहीं। तो बेटा जी उत्प्रेरक का ये काम होता है कि वो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, बढ़ा दे, ताकि आपको समय कम लगे और अभिक्रिया का रिजल्ट आपको फटाफट से मिल जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर क्वेश्चन नंबर 16,
क्या पूछा है, निम्नलिखित अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। जिंक यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है, जिंक यहाँ पर अकेला बैठा हुआ है तो जिंक सैड है। CuSO4, Cu के पास ऑक्सीजन है, यानी ये अभी हैप्पी है, ये अभी कैसा है, हैप्पी है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, इसने देखा कि जिंक अकेला बैठा हुआ है तो मैं जिंक के पास जाऊंगी, तो ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, जिंक के पास चला गया, तो ये बन गया ZnSO4। तो अब ये ZnSO4 कैसा हो गया, ये हैप्पी हो गया क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन आ गई है, और कॉपर के पास कोई नहीं है तो कॉपर कैसा हो गया है, यहाँ पर सैड हो गया, जबकि कॉपर पहले हैप्पी था। जिंक सैड था तो जिंक कैसा हो गया, हैप्पी हो गया। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो किसमें जुड़ी है ऑक्सीजन, कॉपर में जुड़ी है, नहीं। SO4 में जुड़ी है, नहीं। कहाँ जुड़ी है, जिंक में जुड़ी है, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है बात यहाँ। हैप्पी सैड वाले कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। पहले समझो कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें आप कोई भी अभिक्रिया होती है ना, तो नया उत्पाद नहीं बनता है, समझ रहे हो। और ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, समझ गए बात यहाँ, यानी रिवर्सेबल होता है। जैसे कि आपने क्या करा, बर्फ को पिघलाया तो जल का निर्माण हो गया, यानी द्रव का निर्माण हो गया। और आपने क्या करा, वो जो जल था उसको आपने क्या करा, जमाया तो बर्फ बन गई। नया पदार्थ तो नहीं मिला है, लेकिन और आपकी रिएक्शन भी कैसी हो गई है, रिवर्सेबल है, समझ रहे हो। पर अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ तो रासायनिक परिवर्तन से तात्पर्य होता है कि आपके पास नए उत्पाद की आपको प्राप्ति हो जाएगी, और ये इरिवर्सिबल होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, समझ गए। जैसे कि भोजन का पचना, अब जब एक बार भोजन खा लिया, भोजन पच गया, वो अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल गया, अब हम वापस से उसे अपने भोजन के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ओके जी, चलो, तो भौतिक परिवर्तन नहीं पूछ रहा है, यानी है नहीं भौतिक परिवर्तन वो। अब जब वो भौतिक नहीं है तो कौन सा होगा, वेरी गुड। जलवाष्प देने के लिए पानी को उबालना, पानी को आप उबालोगे तो भाप बन जाएगा, वापस उस पर ढक्कन रख दो और ठंडा कर दो, तो वो जो बूंदे हैं वापस किसमें परिवर्तित हो जाएंगी, द्रव में परिवर्तित होंगी। तो ये तो भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। बर्फ के पिघलने के लिए पानी बनना, यानी आपने जल लिया, उसमें आपने क्या करा, उसको जमा दिया तो बर्फ बन गई, पिघला दिया तो पानी बन गया। ये भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। नमक का पानी में घुलना, आपने नमक लिया और उसे जल में घोल दिया, अब आपने क्या करा, जल पे क्या करा, उस जो जल है, उस जो विलयन है उसको रखा, आपने उसे गर्म किया, जल जो है वो उड़ जाएगा और नमक जो है वो यहाँ पर बच जाएगा। तो ये भी आपके फिजिकल चेंज है, क्योंकि नमक आपको वापस मिल जाएगा। तरल पेट्रोलियम गैस LPG का दहन, ये आपका फिजिकल चेंज नहीं है, क्योंकि जब एक बार दहन हो गया है अब उसे वापस थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास डी हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक चेंज। एक बात अपने को याद रखनी है, भौतिक परिवर्तन में नया उत्पाद नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद मिलेगा। भौतिक परिवर्तन रिवर्सेबल उत्क्रमणीय, रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सेबल अनुत्क्रमणीय। क्लियर है लॉजिक, कोई दिक्कत, चलूं आगे, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने एक बीकर में 5 मिलीलीटर आपके लिए लेड नाइट्रेट का विलयन लिया और 4 ml आपने क्या ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। क्या परिणाम जो है वहां पर मिलेंगे, तो ये जो नंबर्स है इसको एलिमिनेट कर दो। आपके पास क्या है, लेड नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है। लेड नाइट्रेट की क्रिया जब पोटेशियम आयोडाइड से होती है तो क्या मिलता है, बताओ जल्दी। यहाँ पर आपको मिलेगा लेड आयोडाइड, क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड मिलेगा, और उसका येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। कौन सा प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेप होता है येलो। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जब भी कोई रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में आपको उत्पाद मिलेगा। अब अगर ये उत्पाद आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसमें पैंदे पर व्यवस्थित हो जाए, तल में व्यवस्थित हो जाए, तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, प्रेसिपिटेट
रिएक्शन होती है। क्लियर है लॉजिक यहाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, आइए। क्वेश्चन नंबर 19 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक छात्र ने परख नली में सोडियम सल्फेट का विलयन लिया है और उसमें बेरियम क्लोराइड मिला दिया है। आपको मैं बता दूं कि सोडियम सल्फेट का मतलब होता है आपका NaSO4 और 2 यहाँ पर लगेगा, मतलब Na2SO4। उसमें बेरियम क्लोराइड मिला दिया है। बेरियम क्लोराइड का मतलब होता है आपका BaCl2। ठीक है, अब देखा कि एक अघुलनशील पदार्थ बना है और ये जो अघुलनशील पदार्थ है इसका रंग और आणविक सूत्र क्या होगा, चलो कर लेते हैं। आपके पास है Na2SO4 प्लस आपके पास है BaCl2। जब आप इसे तोड़ोगे तो देखो ये कैसे टूटेगा। हम सबसे पहले किसे तोड़ते हैं, BaCl2 को। तो बेरियम आपका 2 प्लस होता है, Cl आपका 1 माइनस में होता है ना। अब इसको तोड़ो, यहां जब आप तोड़ोगे तो ये Na आपका 1 प्लस होता है, SO4 2 माइनस होता है। प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। इसका मतलब ये आपका यहाँ पर जाएगा। तो आपको एक तो सॉल्ट यहाँ मिला है जिसका नाम होता है NaCl, और क्या मिला है आपको, मिला है देखो यहाँ पर इस +2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा BaSO4। BaSO4 आपका कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। तो आंसर कहाँ पर है, ये रहा आपका आंसर। ओके, क्लियर है बात यहाँ? चलिए, समझ में आ गई चीजें, आगे बढ़ूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तांबा और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तांबे का मतलब क्या होता है बेटा, कॉपर होता है। ऑक्सीजन जब इस पर रिएक्शन करेगा, आप हीट दोगे, यहाँ पर CuO हो जाएगा। पता है ये कौन से रंग का होता है, ये आपका भूरे रंग का पाउडर होता है, चूर्ण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप इसे गर्म करोगे ना तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको इसकी बाउंड्री पे काली परत चढ़ी हुई दिखेगी। कौन सी परत दिखेगी, काली परत। ओके, जब ऐसा होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है और दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद आपको दे रहे हैं, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये है आपके संयोजन अभिक्रिया और किसका है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। क्लियर है बात यहाँ पर? अब ऑप्शंस में देखो, विस्थापन नहीं हो सकता, अपघटन मानी तोड़ना मतलब वियोजन नहीं हो सकता, संयोजन अभिक्रिया वेरी गुड, विस्थापन भी नहीं हो सकता है। क्लियर है लॉजिक यहाँ? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आ गया। परख नली में लिए गए दानेदार जिंक की हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैंने Zn लिख दिया, प्लस अब आपने क्या करना है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपने मिलाया है, यानी कि आपने HCl मिलाया है। क्या बनेगा, ZnCl2H2 गैस निकल जाएगी यहाँ से। कैसे पता मैम, इसको तोड़ोगे बेटा तो ये टूटेगा H+ और Cl- में। ओके, क्लियर है बात यहाँ? धातु की सतह चमकदार होगी। अच्छा एक चीज, क्वेश्चन पूरा पढ़ो, गलत प्रेक्षण बताना है। गलत क्या गलत ऑब्जर्वेशन है लिखी हुई है, धातु की सतह चमकदार हो जाती है, करेक्ट। ZnCl2 घोल रंगहीन होता है, करेक्ट। एक तीखी गंध वाली गैस की गंध जो है वो दर्ज की गई है, एक रंगहीन और गंधहीन गैस निकलती है। ये ऑप्शन गलत है, ये तो सही है ऐसा होता है, ये भी सही है ऐसा होता है, और ये भी सही है ऐसा होता है। लेकिन उसने पूछा कि गलत प्रेक्षण बताओ कि क्या नहीं होता है, और इन्होंने कहा कि ये भी होता है। तो आंसर जो है बेटा, आंसर जो है वो आंसर आपका कौन सा है, सी है। ओके, आंसर कौन सा है, सी है। देखो क्वेश्चन में रॉन्ग पूछा था, आपको इनमें से रॉन्ग आइडेंटिफाई करना था कि गलत कौन सा है। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो कौन सा ऑब्जर्वेशन नहीं प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, ये नहीं होता, तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा है, 22।
ढांचा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों महत्वपूर्ण है? हमने अभी अभी समझा था कि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम वहां पर लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? बस वही चीज यहाँ पर होगी। ऊर्जा संरक्षण, निरंतर अनुपात, गति का संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो आंसर इज सी। आंसर कितना होगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। जोड़ी या फिर जोड़ियों में जो विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करती है वो कौन सी है? तो याद करो प्यारे बच्चों कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है कि बहुत ज्यादा हष्टपुष्ट एलिमेंट क्या करेगा, जो कम हष्टपुष्ट एलिमेंट है उसको उसकी जगह से हटा देगा। यानी क्या होगा प्यारे बच्चों? होगा ये कि आपका जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील, अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फर्स्ट नंबर जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन, उसे चेक कर लेते हैं। NaCl दिया हुआ है, यहां पर ये जो धातु है वो सोडियम है और सोडियम हाईली रिएक्टिव होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में सेकंड नंबर पर आती है, फर्स्ट नंबर पर आता है पोटेशियम। और कौन इस पर विस्थापन अभिक्रिया करने वाला है? कॉपर। तो क्या ये पॉसिबल है? जल्दी से सोचो, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है AgNO3 है आपके पास, और यहां पर कौन सी धातु दी गई है? कॉपर धातु दी गई है। ये पॉसिबल है? तो बेटा जी ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये वाली रिएक्शन जरूर हो सकती है। फिर आपको दिया गया है एल्यूमिनियम का विलयन, यानी कि यहां धातु कौन है? एल्यूमिनियम है। और यहां पर कौन दी हुई है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो सकती है? वो है मैग्नीशियम। ये भी बेटा जी बिल्कुल पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो, ZnSO4 विलयन और लोह धातु का मतलब होता है आयरन, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी दो जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकंड और थर्ड कॉम्बिनेशन फाइंड करो। ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। जब आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे तो यहां x की वैल्यू 6 आनी चाहिए, y की वैल्यू भी 6 आनी चाहिए, क्योंकि जब आप यहां 6 रखोगे तो 12 हो जाएगा। और यहां पर कितने हैं? यहां पर कितने हैं? 12 ही हैं। क्लियर है बात यहां पर? और आप यहां देखो, यहां पे 6 है, यहां पे 6 है, तो 12 यहां है। तो जैसे ही आप यहां रखोगे तो ये कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो आंसर बनेगा ये वाला। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। अभिक्रिया में आपको 2025 में ये क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्या यहां पर हो रहा है। आपको रिएक्शन दी गई है। अब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन अभी लेड के पास है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हैप्पी हो जाएगा। ये सैड है क्योंकि इसके पास नहीं है। ऑक्सीजन देखेगी तो वो कार्बन के पास जाएगी। जब वो ऐसा करेगी तो ये सैड हो जाएगा क्योंकि यहां से चली गई है, और ये हैप्पी हो जाएगा। ये हैप्पी हो जाएगा। ऑप्शंस देखो, सीसा उपचयित हो रहा है। उपचयित, सीसे का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर सीसा ऑलरेडी ऑक्सीडाइज था लेकिन ऑक्सीजन चले गई है। ये तो भाई गलत है, ये तो भाई गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। कार्बन उपचयित हो गया है, कार्बन उपचयित हो गया है, ये बात सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, ये बात सही है। तो बेटा जी थर्ड और फोर्थ जो है वो यहां पर सही है, क्योंकि कार्बन उपचयित हो गया, कार्बन के पास ऑक्सीजन जुड़ गई जाकर के। लेड ऑक्साइड अपचयित हो गया, लेड ऑक्साइड था, ये अपचयित हो गया, इसका अपचयन हो गया है। तो आंसर विल बी थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहां पर आ गया है। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम क्या है? तो यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, विच इज योर NO2। 2024 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये तो आप कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। HCl का वियोजन करना है, कैसे टूटता है? H+Cl-, ये बोल रहे हैं ऋणायन, तो यहां पर Cl- आएगा।
2024 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 2025 में आपसे पूछा गया था। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बनने वाले यौगिक का नाम क्या है? तो Mg+O2 का जब आप करते हो रिएक्शन, आपको मिलता है MgO विच इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पर MgO लिख रही हूं और इसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसे बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना आपको आना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम जो है वो पास आ गया है बिल्कुल। ओके, क्लियर है। 28 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहे हैं। CuO प्लस H2 हीट किया, CuH2O मिला है। उपरोक्त अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। ये आप खुद से करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको सिखाया है। ये हैप्पी है, ये आपका सैड है, ये आपका क्या हो गया है, सैड हो गया है, ये आपका हैप्पी हो गया है। जो आपका सैड हो जाता है उसका अपचयन हो जाता है। CuO समझ गए, तो यहां पर CuO आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर वॉच ग्लास में एकत्रित होने वाले उत्पाद का आपको नाम लिखना है, जो कि क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है। ये आपका होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चित्र बनाना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2022 का क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको बना करके आना है। ये उसका आंसर है, श्वेत रंग का होता है। श्वेत चमकदार लौ के साथ मैग्नीशियम जो है रिबन वो जलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं? CaO H2O जब रिएक्ट करते हैं तो X बनता है, इस X का नाम बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक होता है। तो बेटा जी ये कौन है? ये बिना बुझा हुआ चूना है। आपने पानी डाल दिया तो बुझा दोगे चूना, मतलब CaOH का होल ट्वाइस यहां पर बनेगा। ओके, क्लियर है। हीट तो रिलीज होगी। ये आपका कौन है? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर हम यहाँ पहुंच चुके हैं। अब देखो बेटा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, बन सकने वाली संभावना पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो संयुक्त रूप से जाना जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, क्लियर है बेटा, किस नाम से? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन करे 31 क्वेश्चंस हमने कर लिए 1 मार्क में, जो एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना है। ओके, अब इस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के अंदर, अब हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आपको क्या करना है? आपको वीडियो को क्वेश्चन पढ़ते ही पॉज कर देना है और आंसर लिखना है, फिर चालू करके आंसर को मैच करना और चेक करना कितने मार्क आ रहे हैं। ओके, क्लियर है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस कहाँ उत्पन्न होती है? जल्दी से बता दो कि ऑक्सीजन गैस कहाँ उत्पन्न होती है। अब इसका चित्र भी आपको आना चाहिए बनाना। तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनता है और आप यहां पर देख सकते हो कि ये कौन है? कैथोड है, जहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और ये कौन है? ये आपका एनोड है, जहां ऑक्सीजन गैस निकल रही है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, OA। OA कैसे बोलते हैं इसको? ओए, ऐसे बोलते हैं ना, ओए। तो ये OA हो गया। OA से कैसे याद रहेगा कि ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है, ऑक्सीजन एनोड पर मुक्त होती है। अब बाकी कौन बचेगा? कैथोड बचेगा, जहां हाइड्रोजन मुक्त होती है। याद रह जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। AgNO3 KCl का सोल्यूशन है, AgCl मिल रहा है, KNO3 मिल रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की? जल्दी से बता दो। यहां से Ag जो है वो कहां चला गया? Cl के पास। K कहां आ गया है? NO के पास। तो आयनों का आदान प्रदान हो गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है बेटा? आयनों का आदान आदान प्रदान। ओके, क्लियर है बात। यहां
आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? अपघटन का मतलब वियोजन। देखो क्वेश्चन को ऐसे घुमा के भी पूछ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, पहले समझो वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक छोटे छोटे सरल उत्पादों में टूटेगा, क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो अभी हमने देखा विद्युतीय अपघटन, जहां पर हमने क्या किया? पानी का हाइड्रोलिसिस किया ना, यानी कि आपके पास H2O था जिसे आपने तोड़ दिया H2+O2 के अंदर, ऐसे ही तो आपने इसको तोड़ दिया, ठीक है, ये हमने अभी भी चेक कर लिया था। फिर हमारे पास क्या था? ऊष्मीय अपघटन। कौन सा था बेटा? ऊष्मीय अपघटन। और ऊष्मीय अपघटन का मतलब ऊष्मा मुक्त हो रही है, ऊष्मा निकल रही है। हमने ये एग्जाम्पल अभी देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर H2O की रिएक्शन से CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है, साथ में ऊष्मा निकल रही है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटन। अब बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका काम है कि इसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम आपको लिखना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? द्रव्यमान का ना ही सृजन किया जा सकता है, ना ही उसका विनाश हम यहाँ पर कर सकते हैं। और हमारी रिएक्शन में हम क्या करते हैं? तो हमारी रिएक्शन में जब हम इसे फॉलो करते हैं तो क्या होना चाहिए कि हमारी रिएक्शन के अंदर अभिकारकों और उत्पादकों का जो द्रव्यमान है वो समान होना चाहिए, तभी हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। जल के निर्माण के लिए संयोजन अभिक्रिया बहुत सिंपल है, बहुत। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसका मतलब H2 और O2 आपने लिखना है, H2O आपने बना देना है। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये 2 है, तो आप इसको जब बैलेंस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 7। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl बन रहा है। आप इसे तोड़ोगे तो टूटेगा आपका Na+SO4 2-, इसे तोड़ोगे टूटेगा Ba2+Cl-। तो आपने देखा कि ये तो यहां पर चला गया और इसने इसके साथ बंध बना लिया। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो ये वाली रिएक्शन कैसी है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऐसे पूछ लिया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखो, ये लिख करके आ जाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या केवल पानी से ही जंग लग सकता है या केवल हवा से जंग लग सकता है? नहीं, दोनों चीजें चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए, जल भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जहां पर आपके अभिकारक और उत्पाद के अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सब बराबर होने चाहिए, उनका द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालने पर क्या प्रभाव होता है? कॉपर सल्फेट है बेटा, CuSO4 है, क्या होगा? आपने जिंक डाल दिया तो ये बनेगा ZnSO4 और कॉपर अलग रह जाएगा। तो जो नीले रंग है ना वो गायब होके रंगहीन हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है आपके लघुतरात्मक प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं? 2 मार्क के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं? ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाना है। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एग्जिट हो रही है जहां से ऊष्मा, एंडोथर्मिक का मतलब एंड तक थर्मल को रोक के रखेंगे। समझ रहे हो बात? यहां से याद रखना है, एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है यानी उत्पाद के साथ निकलेगी। यहां पर काम में आ रही है यानी अभिकारक के साथ होगी, यानी अभिकारक के साथ
अभिकारक के साथ होगी। तो प्यारे बच्चों, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कुछ अभिक्रियाओं में जो आपकी ऊष्मा होती है वो क्या हो जाती है, उसका अवशोषण आप करते हो। जब आप अवशोषण करते हो यानी अभिकारक के साथ में उसको काम में लेते हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम शेपी की बात करें यानी एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, तो उत्पाद के साथ आपको दिखाई देगी, उत्पाद के साथ आपको मिलेगी, याद रख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समीकरणों को आपको संतुलित करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप आराम से संतुलित कर सकते हो। ये तो संतुलित अवस्था में ही है, चाहो तो चेक कर लेना। इसको आप संतुलित करके बताओगे, इसको आप संतुलित करके बताओगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर Fe3 लिखा है, या 3 कर दो तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। O4 लिखा हुआ है, H2 एज इट इज है, O4 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको 4 कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 हो गया ना, 4 टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। क्लियर हो गई? तो देखो आयरन कितने, 3, ऊपर कितने, 3, यहाँ हाइड्रोजन कितने, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8, ऑक्सीजन कितने, 4, ऑक्सीजन कितने, 4। बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, पर ये आएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको संतुलित करने के लिए पूछा जा सकता है। क्लियर है? हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है यही पूछ ले। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण भी बताइए। अभी ये वाला जो एग्जाम्पल है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का है। आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। क्लियर है बात? यहाँ लिख लोगे अब तो, ठीक है। 2 मार्क में अब पूछा जा सकता है, एक डेफिनेशन हो गई, एग्जाम्पल में रिएक्शन लिखे आना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया आपको लिखनी है, हम करा चुके हैं। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस मिलेगा, साथ में यहां से ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5। लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण का चित्र बनाना है। 2025 में आया था, तो चित्र बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी है। कौन सा चित्र है इसका, ये वाला चित्र है। क्लियर है? आगे बढ़ूं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निबंधात्मक प्रश्नों पर हम आ चुके हैं प्यारे बच्चों। अब हम समझने वाले हैं, हमने देख लिया MCQs कैसे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएंगे, वेरी शॉर्ट पूछ लिया 1 नंबर में तो कौन सा आ सकता है, शॉर्ट पूछ लिया तो किस तरीके से आ सकता है। अब हम लॉन्ग की यहाँ पर बात कर लेते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए समीकरण आपको लिखनी है, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे भाई। ये जिंक है Zn, कॉपर के लिए क्या लिखोगे, CuSO4, क्या बन रहा है ZnSO4, क्या हो गया है कॉपर, क्या हो गया कॉपर। ये मैंने आपको बहुत सारी बार बता दिया, ये मैंने आपको बहुत सारी बार बता दिया। कौन सा एग्जाम्पल था, CuO प्लस H2 का एग्जाम्पल था, तो क्या हो जाएगा Cu प्लस H2 हो जाएगा। दोनों चीजें यहां पर हो रही है। क्लियर है बात? यहां कोई दिक्कत है नहीं है? आगे चले, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, आपको पता होना चाहिए कि अभी तक क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा चुके हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाओ, बताओ समझा दोगे कि नहीं समझा दोगे। ऑक्सीजन का जुड़ना बेटा, ऑक्सीजन का जुड़ना सिंपल बात है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा भी समझ लो, अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाओ, पता है ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है, तो आंसर मैं दिखा देती हूं, ठीक है समझ लो। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, ऑक्सीजन का योग यहां पर हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन का योग हो जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, विद्युत ऋणी परमाणु यहाँ पर जुड़ जाए, तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणी परमाणु ही है। ओ नेगेटिव में होता है ना, ओ की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, -2, माइनस लग रहा है, नेगेटिव है, यानी ऋण विद्युतीय परमाणु यहाँ पर जुड़ जाए। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, विद्युत धनी परमाणु यानी कि वो यहाँ से निकल जाए। ऐसा अगर होता है तो वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर जुड़ गई, ऑक्सीडेशन हो गया है, यहाँ पर ये जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर नेगेटिव होता है बेटा जी, ब्रोमीन जो है वो यहाँ जुड़ गया, तो ब्रोमीन भी नेगेटिव होता है। क्लियर है बात? यहाँ कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए
नेक्स्ट दिया हुआ है कि इसको आपको बैलेंस करना है। कॉपर कितना है बेटा? 1, तो कॉपर 1 हो गया। नाइट्रोजन कितना है बेटा जी? नाइट्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, तो मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ। ओके, नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने बच्चे? 3, और यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मुझे यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा, ऑक्सीजन 3 होंगे कि नहीं होंगे? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ 3 लगा तो कॉपर 3 हो गए, तो यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। क्या ये बैलेंस हो गई? हाँ मैम, देखो 2 2 3 3, फिर 3 3 एंड 2 एज इट इज 3 और 3। क्लियर है? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चयन के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो देखो ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, विद्युत ऋणी परमाणु जो है उसका निष्कासन कर दोगे, धनी वाले परमाणु को आप इसके अंदर जोड़ दोगे। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैलेंस आपको करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? देखो सोडियम कितना दिया हुआ है? सोडियम 1 है। सोडियम यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो इसके आगे 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दूं, कोई दिक्कत है? नहीं है मैम, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। SO4 कितना है बेटा? 1 है। SO4 कितना है? 1 है। कोई डाउट है? नहीं है मैम। हाइड्रोजन तो यहाँ 2 दे रखी है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है बेटा, लेकिन ये वाली भी तो हाइड्रोजन है ना, और ये वाली भी तो हाइड्रोजन है, ये वाली भी तो हाइड्रोजन है। तो क्या करें मैम? यहाँ पर 3 दी हुई है, लेकिन यहाँ नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दोगे। क्या करोगे? 2 लगा दोगे। कैसे मैम? देखो मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ आपने लिखा मैम 2 तो सोडियम है, ऑक्सीजन की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गई और हाइड्रोजन भी 2 हो गया, है ना। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन 2 हुआ और इस वाले हाइड्रोजन को अगर जोड़ोगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ क्या 4 हो गए कि नहीं हुए? हाँ जी मैम, 4 हो गए। यहाँ पर SO4 में 4 ऑक्सीजन है, यहाँ भी SO4 में 4 ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, लेकिन यहाँ वाली ऑक्सीजन 2 हो गई है। क्या यहाँ वाली ऑक्सीजन 2 हो गई है? हाँ जी मैम, हो गई है। क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है? हाँ जी मैम, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। आगे बढ़े, आ जाइए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कोयले के दहन से प्राप्त जो गैस है उसका नाम आपको बताना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन 2024 में आया था, ध्यान से इसको पढ़ लो। कोयले का दहन का मतलब होता है बेटा कोयला यानी कार्बन, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर और जल आपको यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि बच्चे CuO आपको लिखा हुआ है, H2 की रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है बेटा? प्रोडक्ट में Cu प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है मैम? इसका मतलब होता है बच्चे CuO, जहां ऑक्सीजन -2 में है और कॉपर +2 में है। क्लियर है? नेक्स्ट, उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण हमने ऑलरेडी लिख दी है। कॉपर के कॉपर ऑक्साइड में उपचयन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित आपको एक डायग्राम भी बनाना है, जो कि बहुत इजी है, तो मैं भी आपको दिखा दूंगी। अपचयन को परिभाषित कर चुके हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर मिल रहा है। इस रिएक्शन को मैं यहाँ लिख देती हूँ Fe प्लस SO4। एक सेकेंड, तो देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, Fe प्लस CuSO4 क्या मिलेगा बेटा? आपको मिल जाएगा FeSO4 और Cu यहाँ पर एज इट इज बच जाएगा। इसको भी आपको संतुलित करना है, ये ऑलरेडी संतुलित है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक एक करके आंसर आपको दिखा देती हूँ। एक और, अच्छा एक और है बेटा, 2024 में ही पूछा था उसका। जैसे यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन है, ऐसे ही इसका एक और पार्ट है, ये रहा। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे के कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित आपको डायग्राम बनाना है। तो चलो दोनों डायग्राम्स देख लेते, साथ में आंसर्स भी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये वो डायग्राम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप यहाँ देख सकते हो ये ब्लैक कलर की जो लेयर बन गई है यहाँ पर, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ओके, आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट, ये मैंने आपको लिख करके बता दिया कि अपचयन को परिभाषित करो, तो कोई दिक्कत है नहीं है। चलो नेक्स्ट है ये वाली रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको क्या करना है? शब्द समीकरण से आपको संतुलित समीकरण लिखनी है, तो मैंने यहाँ पर लिखी थी, तो ये लो यहाँ भी हम इसको लिख देते हैं। Fe
क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। ये डायग्राम आपसे पूछा था, ये डायग्राम हो गया। लॉजिक क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है तो देख लो, इसको इस तरीके से यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करके आना है। कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे चले, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में आपसे क्या पूछा था? ये पूछा था क्वेश्चन ना कि आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हो। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अभिकारक होते हैं और वो क्या करते हैं, वो आपको एक उत्पाद देते हैं। जबकि वियोजन का मतलब क्या होता है कि एक अभिकारक होता है और बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर मिलते हैं, दोनों एक दूसरे की कैसी होती हैं, उल्टी होती हैं। समझ गए बात? यहाँ आंसर क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं टाइप के। कितने टाइप के हैं तो हमने समझ लिया था कि आपका कौन सा होता है, प्रकाशीय अपघटन होता है, विद्युतीय अपघटन होता है और आपका तापीय अपघटन होता है। तो प्रकाशीय अपघटन की आपको इक्वेशन जो मैंने आपसे पूछी थी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, उसका आंसर विद्युत अपघटन, वो जो डायग्राम है वो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, जहां पर हमने समझ लिया था कि एनोड पर कौन निकलती है, ऑक्सीजन, और कैथोड पर कौन निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है। और एक और होता है तापीय अपघटन, तो ये रहा उसका एग्जाम्पल, यानी ये रहा उसकी इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर से किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऑलरेडी पूछ लिए और कितनी बार पूछ लिए। आपको क्या करना है, बस आपको इस वीडियो को पढ़ लेना है। एक बार नहीं, 2 बार देख लो, है ना। 1 बार, 2 बार, 3 बार आप देखोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। बस आपको इतना सा काम कर लेना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक फटाफट से इसका रिवीजन कर लो और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे, हम इस डाउट को सॉल्व करके ही नेक्स्ट चैप्टर पर बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाओ नेक्स्ट चैप्टर के लिए। धन्यवाद।